हेलो माय फ्रेंड्स। अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज होती है, कोई परिवाद दर्ज हो जाता है जो कि आपने उस तरह का अपराध नहीं किया, फिर भी अगर आपको मुलजिम बना दिया जाता है, या फिर आप कहीं दूसरी जगह होते हैं फिर भी आपका नाम मुकदमे में पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में कैसे बचें। आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है कि फर्जी एफआईआर से कैसे बचें। कैसे बचें। आज की सबके लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है कि आए दिन एक दूसरे के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं, जो कि एक बृहद समस्या है। कानून द्वारा कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, जानकारी के अभाव में लोग फर्जी मुकदमे में उलझ कर रह जाते हैं, जिंदगी तबाह हो जाती है। कुछ लोगों को पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो जाती है, नौकरी नहीं मिलती है, तमाम तरह के टेंशनों से लोग ग्रसित हैं। तो आज की वीडियो हम आपको बताएंगे कि अगर आपके खिलाफ भी ऐसा कोई मामला दर्ज है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको कानून की संपूर्ण जानकारी मिलती है। देखिए, कोई एफआईआर दर्ज क्यों करवाता है, कोई फर्जी मुकदमे दर्ज क्यों कराता है, इसके बारे में हमें गौर करना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति आपसे बदला लेना चाहता हो। बदला यानी किसी भी तरह का कुछ बदला हो सकता है। आपका पुरानी दुश्मनी हो सकती है, रंजिश हो सकती है, चुनावी रंजिश हो सकती है, या आपने कभी किसी का नुकसान किया हो। तो इस तरह के मामलों से बदले की भावना से भी व्यक्तियों को अभियुक्त दिया जाता है, आरोपी बना दिया जाता है। या फिर कोई संपत्ति संबंधित मामला होता है। संपत्ति आपका कोई जमीनी मुकदमा चल रहा है, आपके पड़ोसी से मुकदमा चल रहा है, और इन पड़ोसियों के मुकदमे में लोग बचने के लिए, दबाव बनाने के लिए, सुलह करवाने के लिए जबरदस्ती आपके ऊपर क्रिमिनल का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। क्रिमिनल यानी कि जब इसको क्रिमिनल मुकदमे में फंसा देंगे, छेड़खानी वगैरह केस फंसा दे। अक्सर देखते हैं कि महिलाओं से संबंधित अपराध बढ़ रहे हैं, संपत्ति संबंधित मामलों में। जहां पर संपत्ति वाला विवाद है वहां पर महिलाएं फर्जी एफआईआर दर्ज करवा रही हैं छेड़खानी का, जो कि एक कठिन समस्या बनती जा रही है। इस तरह से मामले में काफी ज्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है, जो कि एक कठिन समस्या है। दूसरी बात कि फर्जी एफआईआर जब क्यों कराते हैं, इस पर अगर बात की जाए तो दहेज उत्पीड़न हो सकता है। दहेज उत्पीड़न, अब देखिए, दहेज उत्पीड़न में बहुत चांस रहता है कि अक्सर मुकदमे क्या होते हैं, फर्जी होते हैं। फर्जी क्यों होते हैं? अब शादी हुई, 1 2 4 दिन 10 दिन महीने रहे, उसके बाद मायके। तो इस तरह से फर्जी मुकदमे दहेज उत्पीड़न में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इतना तेजी से बढ़ रहे हैं कि लोगों में शादी करने से भी लोग कतरा रहे हैं। दूसरा मामला होता है धर्म से। धर्म, जात, संप्रदाय, इस तरह से भी क्या होता है, लोग एक दूसरे के ऊपर फर्जी मुकदमे दाखिल कर देते हैं। तो कई, और एक होता है ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेल कि अगर आप इतना पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे खिलाफ फर्जी मुकदमे दाखिल कर दिया जाएगा। तो तमाम तरह के बहुत सारे अभी ऑप्शन हैं जो कि फर्जी मुकदमे करने के लिए, यही सब रीजन हो सकता है, कारण हो सकता है। अब देखिए, अगर फर्जी मुकदमा हो गया तो व्यक्ति के मन में क्या क्या हो सकता है। पहला तो अगर निर्दोष है तो वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से, यानी अगर निर्दोष व्यक्ति है
तो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से वह कमजोर हो जाएगा। उसको कमजोर करने के लिए ही इस तरह के फर्जी मुकदमे दाखिल कराए जाते हैं। अब देखिए नुकसान क्या हो सकता है इससे। मान लीजिए कोई फर्जी मुकदमा हो गया है तो आपका क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो आपकी समाज में जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा जिसको इज्जत बोलते हैं, यह नुकसान होगा। प्रतिष्ठा में कमी आएगी और आपके अंदर मानसिक तनाव बढ़ता जाएगा। खर्च होगा, धन जो कि खर्च होगा तो धन की कमी होगी। और सबसे बड़ी बात कि आपको नौकरी पाने में दिक्कत हो सकती है। नौकरी, पासपोर्ट या कोई अन्य सरकारी कार्य जिसमें चरित्र प्रमाण पत्र लगता हो एसपी के यहाँ से, यह भी नहीं बनवा पाएंगे। इसलिए तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर कोई फर्जी मुकदमा हो भी गया तो क्या कर सकते हैं? इसके लिए कई सारे आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। कैसे बचें? अब देखिए कैसे बचने के लिए सबसे बड़ी बात कि अगर जब भी आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर या फिर परिवाद, अगर इस तरह के मामले दर्ज हुए हैं तो सबसे पहले पता करें कि आप उस स्थिति में कहाँ थे। अगर उस जहाँ पर थे, जहाँ पर घटना नहीं हुई उस जगह पर नहीं थे, तो जहाँ पर थे वहाँ की अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो हो या फिर कोई रजिस्टर हो जिसमें आपकी एंट्री हुई हो, यानी कि आप वहाँ पर मौजूद थे, इस तरह का कोई साक्ष्य हो या फिर कोई गवाह हो, गवाह, तब आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। दूसरी बात, जो एफआईआर हुई है या जो परिवाद हुआ है उसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें कि वो चीज़ें क्या लिखी गई हैं, उसमें क्या मतलब है। कि कुछ तो मिलेगा, अगर एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे कुछ न कुछ जरूर कमियां मिलेंगी। तो उस आधार पर भी आप एक अच्छे अधिवक्ता से मिलें। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ मुकदमा फर्जी है, आप उस जगह पर नहीं थे या आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है वह गलत हुई है, तो आप अधिवक्ता से मिल करके सलाह ले सकते हैं। और सलाह लेने के बाद आप सबसे पहले, अगर आप एफआईआर हो गई है तो अग्रिम जमानत ले लें। अग्रिम जमानत यह बहुत जरूरी है। अगर आप अग्रिम जमानत लेते हैं तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो आप अग्रिम जमानत ले सकते हैं। अग्रिम जमानत के लिए आपको मान के चलिए कि जिसमें ऐसे अपराध जो गैंगरेप से संबंधित हों, गैंगरेप या फिर महिला से संबंधित अपराध या फिर आजीवन कारावास, आजीवन कारावास से मृत्यु तक के अपराध हैं, तो उन अपराधों में आप अग्रिम जमानत नहीं पाएंगे। उसके नीचे जो भी अपराध है छोटे मोटे, तो आप उसमें अग्रिम जमानत लेकर के बच सकते हैं। और एक और ऑप्शन है, अगर बीएनएसएस 528 इसके तहत, 528 के तहत आप हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर सकते हैं। याचिका दाखिल कर सकते हैं कि यह मेरे खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है यह बिल्कुल फर्जी और मनगढ़ंत है। उस स्थिति में आप कुछ डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, कुछ दस्तावेज। अगर कोर्ट को लगता है कि आप सही हैं तो उस एफआईआर को बंद कर दिया जाएगा, क्वेश कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, उसकी विवेचना को रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सिर्फ आपको करना है, ये नहीं कि एफआईआर हो गया तो सुसुप्त हो गए, दुखी हैं, नहीं, उससे लड़िए और लड़ते हुए अपने कोर्ट में जा करके उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट करके। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद।